आज के चैप्टर में हम कटिंग टूल मेटल्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो कटिंग टूल मेटल किस किस मेटल का बनता है जो टूल बनाने के लिए यूज में आता है, और उसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर हम पूरे चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता हूँ ना। मार्केट ट्रेंड, और मार्केट का ट्रेंड क्या है अभी। द इम्पोर्टेंस ऑफ टूल मटेरियल्स, टूल मटेरियल्स प्रॉपर्टीज, cemented tungsten carbide, coated carbide, ISO carbide classification, cermet cutting tools, ceramic composition, metal composition, और PCD polycrystal diamond, PCBN polycrystal cubic bore nitrate, और समरी। ये अभी इसके अंदर आएंगे तो हम एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। कटिंग टूल मटेरियल्स के बारे में समझते हैं पहले क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ कटिंग टूल्स मटेरियल्स, ये डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे चला। तो जैसे ग्राफ में दिख रहा है, विद द डेवलपमेंट ऑफ बेटर कार्बाइड subtract coating and geometries, productivity and cost saving have improved for the E and user. Large improvement in productivity were possible in the 1670 when the first coating were developed. After this, the development continued with the advanced substract design, new geometries, edge design, new advanced coating technique, and post-treatment of coated edge. ये सबसे पहले डेवलप हुआ हमारा एच एस एस के बाद फिर हमारा डेवलप हुआ कोटेड कार्बाइड, अनकोटेड कार्बाइड। फिर हमारा कोटिंग कौन सी हुई, नाइट्रेट सेरेमिक कोटिंग हुई। फिर उसके बाद कोटेड कार्बाइड की कोटेड हुई। फिर सरमेट कोटेड हुआ। फिर ये हमारा ऑक्साइड सेरेमिक, PCBN और PCD, और फिर CVD डायमंड। ये हमारी है जो मेटल बनते हैं ज्यादातर। तो ये जो है आइडियल कटिंग टूल्स मटेरियल्स हैं। ये हार्डनेस इसकी इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम इसकी मेटलर्जी चेंज करते हैं, वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ती जाएगी। और टफनेस, टफनेस और हार्डनेस दो चीज होती है। हार्डनेस और टफनेस में बहुत फर्क होता है। टफनेस का मतलब हार्ड ज्यादा होना, टूट जाना, वो टफनेस कहलाती है, जिसको चिमड़ापन बोलते हैं हिंदी में। हार्डनेस आपकी वो होती है जो चीज घिसती नहीं है, वो हार्डनेस। कटिंग मेटल मार्केट एस्टिमेटेड परसेंटेज रेशियो में हम बात करें तो 1980s और टूडेज, आज की डेट में क्या क्या चेंज हुआ है। 80s के अंदर सेरामिक कितना परसेंट था, 8%। सरमेट 5%। डायमंड और पीसीबीएन कितना परसेंट था, 2%। HSS था हमारा 15%। अनकोटेड कार्बाइड 45%, और कोटेड कार्बाइड 25%। इतना यूजेस था। जो आज की डेट में कन्वर्ट हो गया है, सेरामिक 20% बढ़ गया। कुछ टेक्निक अंडर डेवलपमेंट है। और सरमेट है आपका 5% है। सरमेट एज इट इज है। CVD इंक्रीज हुआ है, CVD और PVD दो चीज ऐड हुई है। CVD जो आपका 5% है, PVD जो आपका 10% है, अनकोटेड जो है 5% है, HSS 15% है। HSS एज इट इज है। तो सबसे ज्यादा जो ये जगह किसने घेरी है हमारी, CVD ने। CVD मतलब केमिकल वेपर डिपोजिशन। ये कोटिंग की लेयर चढ़ती है। तो ये कैसे कोटिंग होती है उसको अंडरस्टैंड करते हुए, द इफेक्ट ऑन एंड यूजर प्रोडक्टिविटीज। साल दर साल कैसे कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होती चलेगी और इंसर्ट का ग्रेड कैसे चेंज होते चलेंगे। तो ये हम बात करें 1950s की, तो स्टार्ट वहां से हुआ। 57 के अंदर अनकोटेड इंसर्ट आई। उसके बाद फर्स्ट कोटेड इंसर्ट 1969 में। और फिर ये थिकनेस इसकी फेरस ऑक्साइड आपकी एक और लेयर चढ़ी है इसमें। फिर ये आपका फंक्शनल ग्रेजुएशन,
ग्रेडिएंट जिसमें आपकी 3 लेयर होगी, 2 लेयर 3 लेयर, यहाँ पे फिर 3 लेयर है, फिर न्यू जनरेशन कोटिंग जो आपको जो अलग अलग होती है। और 2006 के अंदर एक न्यू इंसर्ट जनरेशन जनरेट हुई। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कटिंग टूल की मेट्रोलॉजी के बारे में। तो इसमें सबसेक्ट मतलब कौन कौन सी चीज मिलाई जाती है, जिससे क्या फर्क पड़ता है। इसमें सबसेक्ट मिलाने का है कि डिफॉर्मेशन रेसिस्टेंस जो चीज को बेंड होने से रोकती है, फ्रैक्चर रेसिस्टेंस जो टूटने से रोकती है, थर्मल एंड मैकेनिकल शॉक्स रेसिस्टेंस। थर्मल मतलब जो ठंडा गर्म होने की वजह से खराब नहीं होती, और मैकेनिकल शॉक्स जो इस पे झटके लगते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। कोटिंग का क्या होता है, कोटिंग आपकी वियर रेसिस्टेंस होती है, लुब्रिकेंसिटी होती है, रिड्यूस फ्रिक्शन हीट और सरफेस फिनिश इंप्रूव्स। कोटिंग क्या करती है, आपका टूल और जो जब आपस में रगड़ खाते हैं तो जो कोटिंग है वो टूल को घिसने से बचाती है। तो उसकी जो अंदर वाली जो मेट्रोलॉजी होती है वो डिफॉर्म नहीं होती हीट की वजह से, हीट ऊपर ही रहती है और वो हीट को ऑब्जर्व करती है, रेजिस्टेंस करती है, वियर होने से बचाती है। एक होती है माइक्रो ज्योमेट्री और चिप कंट्रोल, कटिंग एफिशिएंसी। जो इसकी माइक्रो ज्योमेट्री जो आपको डिजाइन बना होता है ये ज्योमेट्रीज कहलाती है, जो चिप को कंट्रोल करती है और कटिंग को एफिशिएंट बनाती है। जो चौथा नंबर का है वो आपकी माइक्रो ज्योमेट्री होती है, जिसको एज प्रिपरेशन बोलते हैं। कटिंग फोर्स और सरफेस फिनिश के लिए कटिंग फोर्स को रिड्यूस करती है और सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करती है। कटिंग टूल कंसिडरेशन, द चॉइस ऑफ कटिंग टूल मेटल इज वेरी क्रिटिकल फॉर सक्सेस। कटिंग टूल का मेटल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आइडियल कटिंग टूल मेटल शुड बी, ये वर्क पीस है तो मेटल किस किस तरीके का होना चाहिए, हीट कहाँ जनरेट होती है एक्चुअल में। जब जो कट करता है टूल से उस दौरान ये चिप्स है, ये टूल है और वर्क पीस है। वर्क पीस पे जब कट करेगा तो यहाँ पे आपका 930 डिग्री सेल्सियस बनता है, 1100, ये 1500, ये 1200। तो सबसे ज्यादा हीट जनरेट यहाँ होती है। जो जॉब के ऊपर 700 डिग्री जाती है और टूल के ऊपर 1300 डिग्री होती है, सबसे ज्यादा हाई यहाँ होती है। तो जब यहाँ पे फ्रैक्शन भी है, क्योंकि एकदम जड़ में नहीं होता, फ्रैक्शन पे आपका हीट जनरेट ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से इसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये आपका मिड पॉइंट बोलते हैं जिसको। तो हार्ड टू रेसिस्ट फ्लैंक वियर, मेटल कैसा होना चाहिए। द आइडियल कटिंग टूल मेटल शुड बी, जो हार्ड हो और रेसिस्ट फ्लैंक वियर, जो घिसने से, फ्लैंक को घिसने से रोके एंड डिफॉर्म होने से रोके। टफ टू रेसिस्ट बल्क ब्रेकेज, जो आपको टूटने से बचाए। नॉन रिएक्टिव विद द वर्क पीस मटेरियल्स, जब टूल और जॉब जब आपस में कट करते हैं तो उसमें जब टूल का एक्चुअली टूल जब जॉब घूमती है और टूल उसके नीचे रहता है तो उसमें फोर्स बहुत आता है, वो ऐसे नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा। तो ये वर्क पीस के भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए उसका। रेसिस्ट टू सडन थर्मल चेंजेस, थर्मल चेंजेस क्यों होते हैं, जब आपका ये जॉब कट कर रहा होता है टूल उस दौरान बहुत ज्यादा हीट होती है और कूलेंट ऊपर से चलता होता है, और ये ठंडा गर्म होने की वजह से थर्मल करैक्ट के चांसेस बन जाते हैं। केमिकली स्टेबल टू रेसिस्ट ऑक्सीडाइजेशन एंड डिफिशिएशन। तो मेन बेसिक जो है हमारे 1 2 3 4 5 5 जो चीज होती है जो हमारी टूल की ओरिजिनल शेप को बदल देते हैं। इनकी ये अलग अलग हैं। एक नॉर्मल वियर होता है, एक आपका ब्रेकेज होता है, एक होता है नॉन रिएक्टिव, एक रेसिस्टेंस सडन थर्मल चेंजेस होता है, और एक केमिकली जो ऑक्सीडेशन होता है। ये सब चीजों को कैसे रोका जाए। अब इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट जो डाले जाते हैं जो बनाने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, वो क्या चीज है और किस ग्रेड के होते हैं, क्या फैक्टर होता है उसमें। बेसिक सबसेक्ट एलिमेंट जो कार्बाइड को बनाने में यूज में आता है। बेनिफिट ऑफ WC का मतलब होता है टंगस्टन कार्बाइड आर इम्प्रूव वियर रेसिस्टेंस एंड इंक्रीज हार्डनेस। तो W का मतलब टंगस्टन और C का मतलब कार्बन। WC का मतलब टंगस्टन कार्बाइड। फिर कोबाल्ट मिलाया जाता है इसमें।
कोबाल्ट बाइंडर का काम करता है, जो इसको कण जितने होते हैं ना उन पाउडर को ये जोड़ता है आपस में, तो बाइंडर का काम करता है कोबाल्ट जो है। तो ये आपका ये डब्लू मोटे मोटे दाने होते हैं, और सीओ जो होता है ये अलग होते हैं, और सी इसका जो बाउंडेशन जो होती है कार्बन, ये कार्बन होता है, ये कोबाल्ट का काम करता है। तो कोबाल्ट गर्म होके पिघलता है, और पिघलने के बाद ये अपनी शेप लेता है। बेसिक सब्सटेंट एलिमेंट, बेसिक कौन कौन से होते हैं? सरमट कार्बाइड, हार्ड कार्बाइड, पर्टिकुलर particle bond or cemented by the soft binder such as the cobalt। तो सबसे पहले रॉ मेटेरियल होता है जो स्टोन में होता है, उसके बाद ये बॉल मिल्ड में इसको बारीक पीसा जाता है, फिर ये स्प्रे से इसको ड्राई किया जाता है, ये अलग अलग इसके प्रोसेस से निकलने के बाद फिर रेडी फॉर प्रेसिंग, ये प्रेसिंग किया जाता है। प्रेस मतलब डाई के अंदर पंच से प्रेस किया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर से। उसके बाद प्रेस होने के बाद ये इस तरह का शेप बनता है, इसको अगर हम माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह का बन जाता है। तो यहाँ पे आपके अलग अलग होते हैं, आपको जो मोटे दाने दिखते हैं ये आपका डब्ल्यू है, ये सीओ है, ये कोबाल्ट है। अब सीमेंटेड कार्बाइड जब जनरेट होता है तो ये उसका बड़ा व्यू दिखा रखा है, स्ट्रेट कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट, कास्ट आयरन नॉन फेरस एलॉय मशीनिंग के लिए ऐसे यूज होता है। मिक्स्ड कार्बाइड जो होता है ये आपका टंगस्टन कार्बाइड और आपका टंगस्टन, टाइटेनियम और टी एन बी एन सी एन सी ओ स्टील मशीनिंग के लिए अलग इसमें इंग्रेडिएंट डाली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेम मेटल हमारा स्टील और नॉन फेरस फेरस के लिए काम करें, कास्ट आयरन के लिए उसकी अलग अलग आपकी देखोगे तो यहाँ पे जो मैक्रो स्ट्रक्चर है इसका बारीक बनता है, और ये थोड़ा सा मोटा होता है। कंपोजिशन, ग्रेन साइज वर्सेस प्रॉपर्टीज। अब ये ग्रेन साइज क्या इंपॉर्टेंट होगा, जितने आपके दाने बारीक होंगे या मोटे होंगे वो ग्रेन साइज कहलाते हैं। उसको जब हम मिलाते हैं पाउडर मेट्रोलॉजी को पाउडर को प्रॉपर्टीज इसकी जो चेंज होती है कैसे हीट के बाद, तो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। मशीनिंग परफॉर्मेंस ऑफ कार्बाइड टूल इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स प्रॉपर्टीज, डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जो फाइन ग्रेन होते हैं, फाइन ग्रेन मतलब बहुत बारीक पिसा हुआ, 1 माइक्रोन का एक दाना होता है, और कोर्स जो ग्रेन होता है 5 माइक्रोन का होता है। तो 5 माइक्रोन वाला मोटा दिखाई देगा, और ये आपका बारीक वाला जो होता है बहुत बारीक दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे बारीक होगा वियर रेसिस्टेंस होगा, और ये जैसे जैसे मोटा हो जाएगा वैसे टफन होता चला जाएगा। अमाउंट ऑफ बाइंडर इसमें बढ़ाई जाती है, इसमें कम रहती है क्योंकि छेद नहीं होते। 5 से 15% कोबाल्ट और 1 से 5 माइक्रोन कार्बाइड का ग्रेन साइज होता है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, अपार्ट फ्रॉम द ग्रेन साइज ऑफ द टंगस्टन कार्बाइड, द अमाउंट ऑफ बाइंडर फेस कोबाल्ट is an important factor determining the characteristic of the carbide. The cobalt content in sandwich coromet grade is generally 4 से 15% of the total weight. And increase the cobalt content and tungsten carbide grain size contribute to increase in a bulk toughness, but also lower the hardness. जब toughness बढ़ जाएगी तो hardness कम हो जाएगी. As a result, this substrate has less resistance to plastic deformation, which means less wear resistance, lower practical tool life. कार्बाइड का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है उसको ओवरव्यू बताते हैं अभी। कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है पाउडर प्रोडक्शन, सबसे पहले पाउडर जनरेट होता है। देयर आर टू मेन एलिमेंट्स, तो सीमेंटेड कार्बाइड इंसर्ट। एक होता है आपका जो मेन इंग्रेडिएंट जिसके अंदर मिलाया जाता है टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट, दोनों को मिला के बनाया जाता है। अदर कॉमनली यूज एलिमेंट आर द टाइटेनियम, पेंटलम एंड नाइबुल carbide, designing different type of powder and different percentage of the elements, is which mark what make up the difference grade। ये अलग अलग इसमें चीजें मिला के परसेंटेज रेशो से अलग अलग ग्रेड बनाया जाता है। द पाउडर इज मिल्ड एंड स्प्रेड, ड्राइड, सिफ्टेड एंड पोर इनटू कंटेनर। ये पहले पाउडर बनाया जाता है, मिल करा जाता है, फिर स्प्रे किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर इसको पोरिंग करने के लिए शिफ्ट किया जाता है इन कंटेनर के अंदर। ये रॉ मटेरियल्स है।
जिसके अंदर हमारे अलग अलग आएंगे। टंगस्टन कार्बाइड 80% होता है, टाइटेनियम 8%, न्यूबियम टेंटलम 5%, कोबाल्ट 7%। अलग अलग चीज को मिला के मिलिंग किया जाता है, मतलब सबको मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है बारीक करके। फिर इसको स्प्रे किया जाता है एक जार के तरह, स्प्रे ड्राइंग। फिर ये आपका कंटेनर में भरा जाता है। तो ये हो गया पाउडर का प्रोडक्शन। पाउडर बनाने की क्या प्रोसेस होता है। सीमेंटेड कार्बाइड पाउडर रेडी टू प्रेस, एक प्रोसेस ये है। दूसरा आपका सिंटरिंग होता है। मतलब एक आपका जो जिसमें इंसर्ट बनती है, ड्रिल बनते हैं, कुछ भी चीज बनता है वो कैसे बनता है। फिर आता है आपका अगला जो प्रोसेस आता है प्रेसिंग का। प्रेसिंग पाउडर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब इसको दबाया जाता है। दी प्रोसेसिंग ऑपरेशन कंस्टेंट ऑफ सेवरल पीसेस ऑफ टूलिंग। इसमें कौन कौन सी टूलिंग यूज होती है। टॉप एंड बॉटम पंच, ऊपर और नीचे का पंच होता है। कोर पिन होती है। कोर पिन वो होती है, ये वाली कोर पिन है जो आपको होल जनरेट करती है। ये आपकी कोर पिन है। ये आपका अपर पंच है, ये लोअर पंच है। ये आपकी डाई है, और यहाँ पे ये एयर फ्लो होती है इसमें। तो ये आपका मीन्स ब्लैंक होता है जिसके अंदर पाउडर जाता है। पाउडर इसमें डालने के बाद ये प्रेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ये डाई और कोरपिन हो गई। सेकंड प्रोसेस के अंदर प्रेस होती है। 20 से 50 टन का फोर्स इस पे डाला जाता है, जिससे ये शेप में ढल जाता है। उसके बाद टॉप एंड बॉटम पंच जो आपका हट जाता है। हटने के बाद ये शेप नीचे से ऊपर आती है। फिर इसको यहाँ से उठाया जाता है, और उठा के इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है बिना किसी चीज को छुए। छुआ इसलिए नहीं जाता कि ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। तो ये बिल्कुल पाउडर का बना हुआ है, और जैसे ज्यादा इसमें अगर ये मारेंगे तो खुल जाता है, बिखर जाता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट जो प्रेस में यूज होते हैं आपके। टॉप एंड बॉटम पंच, कोरपिन, कैविटीज। फिर आता है दी प्रेसिंग प्रोसीजर। पाउडर इज पोर्ड इनटू कैविटीज, ये कैविटीज के अंदर पाउडर डाला जाता है। टॉप एंड बॉटम पंच कम टूगेदर, ये दोनों एक साथ आते हैं, जिसमें 20 से 50 टन का प्रेशर डाला जाता है, फोर्स डाला जाता है। दी इंसर्ट इज पिकअप एंड प्लेस वाया रोबोट इनटू ए ग्राफिक ग्रेफाइट ट्रे। इसको वहां से उठा के ग्रेफाइट ट्रे के अंदर रखा जाता है। ये जो ग्रेफाइट ट्रे दिख रही है यहाँ पर। रैंडम एसपीसी इज परफॉर्म टू चेक द वेट, फिर इसका वेट चेक होता है। द इंसर्ट इज 50% पोरस एट दिस स्टेज, मतलब उसका साइज जो है 50% बड़ा होता है। अब ये आता है ग्रेड कैसे बनता है, ग्रेड का सिलेक्शन कैसे होता है, ग्रेड में क्या क्या चीज आती है। द आइसो क्लासिफिकेशन कटिंग कंडीशन। चूज द ग्रेड क्लास डिपेंड ऑन द वर्क पीस मेटल एंड टूल वर्क कंसिडरेशन। तो अभी जो मैंने बताया पहले वो आपका टूल जो पाउडर मेट्रोलॉजी को बनाने का प्रोसेस है, इंसेट को बनाने का प्रोसेस है। अभी आता है इसमें ग्रेड कैसे बनते हैं, और ग्रेड किस किस लिए बाइफर्गेशन होता है। तो ग्रेड की जो मेशी का जो कटिंग टूल्स के लिए वो हमारे पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पार्ट का और कटिंग टूल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जैसे स्टील को कट करने के लिए, स्टेनलेस स्टील को कट करने के लिए कास्ट आयरन को, नॉन फेरस मेटल को, हाई टेम्परेचर एलॉय को, हार्डन मेटल को। इसको PMK NSH बोलते हैं इसको। P से स्टील, M से स्टेनलेस स्टील, K से कास्ट आयरन, N से नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरेंस मीन्स एल्यूमिनियम, कॉपर, लाइक दिस। हाई टेम्परेचर अलॉय होता है, और फिर एक हार्डन मेटल होता है। इसमें अभी जो होता है जैसे जैसे हमारी ये ग्रेड बढ़ते चले जाएंगे, टफन होगा और ये रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टेंस। तो हमारे स्टील को कट करने के लिए जो टूल का ग्रेड होता है वो P05, P10, P20, P30, P40 एंड P50। और जैसे जैसे P50 में जाएगा तो इसे टफन हो जाएगा, बट हार्डनेस कम हो जाएगी। ऐसे हमारा ये स्टेनलेस स्टील के लिए होता है। आपका स्टेनलेस स्टील 5, 10, 15 ये इस ग्रेड में आते हैं। उसके बाद 20, 30, 40 ये कास्ट आयरन के लिए हो गया। और देन फिर ये आपका नॉन फेरस मेटल के लिए हो गया। और ये आपका हाई टेम्परेचर अलॉय के लिए आपका ये ग्रेड हो गया अलग अलग। और ये आपका सुपर हार्ड हार्ड मेटल के लिए हो गया। वो हार्डनेस कैसे मेजर की जाती है, क्या चीज होती है हार्डनेस। ये टूल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं।
डिटरमाइन रेसिस्टेंस टू अब्रेसिव वियर्स। ये चीज घिसने से रोकने के लिए आपको हार्डनेस बढ़ाया जाता है। हायर हार्डनेस एट द हायर एब्रेसिव रेसिस्टेंस, जितनी हार्डनेस ज्यादा होगी उतनी ये टूल घिसेगा कम। डिपेंड ऑन द कंपोजिशन प्राइमरी, टंगस्टन कार्बाइड कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हार्डनेस कितनी तक जा सकती है। माइक्रो स्ट्रक्चर, टंगस्टन कार्बाइड और ग्रेन साइज, ये डिपेंड करता है उस पर। मेजर कैसे किया जाता है इसको? रोकवेल हार्डनेस, बिगिनर और वीकर एंड श्योर हार्डनेस मेथड, इन मेथड से इनको हार्डनेस चेक की जाती है। तो इसमें ये आपका एक चार्ट है जिसमें से आपको रोकवेल हार्डनेस के लिए और ब्रिनल हार्डनेस के लिए, जिसको BHA नंबर बोलते हैं, और ये वीकर हार्डनेस, श्योर हार्डनेस, सो इनका कंपैरिजन दिया हुआ है कि कौन किसके इक्विवेलेंट होता है, ये लमसम होता है। अब HRA की बात करें, एक HRA होता है, एक HRC होता है। HRC की बात करूँ, जैसे जैसे 82, 80, 79, 79.2, 78, ये आपकी हार्डनेस है HRA, ये BHN में होती है, और ये आपका वीकर हार्डनेस है। तो जैसे इक्विवेलेंट हो, ये 1500 अगर वीकर हार्डनेस है तो इसकी HRC 77 तक होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, कैसे इसको चेक किया जाता है? कार्बाइड इंसेट गेट देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर थिकनेस, इसकी जो थिकनेस से मिलती है हमें स्ट्रेंथ इंसेट की। पतली होगी तो जल्दी टूट जाएगी, मोटी होगी तो अच्छा चलेगी, मीन्स लोड ज्यादा लेगी। मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस, compressive strength of carbide is higher than most other materials. Like hardness, compressive strength decrease with the strength, decrease with the increased cobalt or increased grain size और increased temperature. डिफॉर्मेशन प्रतिरोध का उपाय क्या है? कार्बाइड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शक्ति अधिकांश अन्य सामग्रियों की तुलना में अधिक होती है। हार्डनेस की तरह कोबाल्ट बढ़ाने, ग्रेन के आकार में वृद्धि और तापमान, बढ़ते तापमान के साथ ताकत कम होने के साथ कंप्रेशन स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे जैसे हीट जनरेट होगी वैसे वैसे इसकी ताकत भी कम हो जाती है। सिंटरिंग द प्रेस इंसर्ट, अब सिंटरिंग का प्रोसेस समझते हैं। सिंटरिंग क्या होता है? सिंटरिंग कंसिस्टेंट ऑफ फॉलोइंग, लोडिंग ट्रे ऑन इंसर्ट इनटू ए सिंटरिंग फर्नेस। ये जो आपकी प्रेस हो जाती है इसको गर्म किया जाता है, मतलब भट्टी में इसको गर्म किया जाता है, फर्नेस में। द टेम्परेचर इज रेज 1400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है इसका। दिस प्रोसेस मेल्ट द कोबाल्ट एंड कोबाल्ट एक्ट द बाइंडर। ये गर्म होने के बाद कोबाल्ट पिघल जाता है, और पिघलने के बाद ये बाउंडिंग का काम करता है, सिकुड़ जाता है चीजों। जब सिकुड़ेगा गर्म होकर, क्योंकि आपस में बाउंडिंग चिपकेगी, और सिकुड़ेगा तो साइज भी कम होगा। द इंसर्ट विल श्रिंक 80% इन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द इंसर्ट। दिस corresponds to about 50% इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में 50% तक कम हो जाती है इसकी गर्म होने के बाद। सिंटरिंग जो आपकी प्रेसिंग होती है उसमें ज्यादा साइज होता है, सिंटरिंग के टाइम पे घट जाती है। जैसे आपका सिंटरिंग प्रोसेस के अंदर ये ट्रे के अंदर यहाँ रखा जाता है, उसके बाद इस ट्रे को इसमें बल्क में सेट किए जाते हैं सिंटरिंग फर्नेस में। उसके बाद सिंटरिंग रेट -50%, ये इंसर्ट का साइज रिड्यूस हो जाता है 50%। तो इसलिए जो इंसर्ट सिंटर्ड होती है उनकी टोलरेंस भी ज्यादा होती है। तो इंसर्ट की टोलरेंस आपको जब नॉमेनक्लेचर समझेंगे तब समझ में आएगा। और ये आपका सिंटरिंग के बाद इस इंसर्ट को इंस्पेक्ट किया जाता है कि कॉर्नर वॉर्नर सब सही है, कोई ब्रेक तो नहीं हुआ। अब उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन। इंसर्ट आपकी जो सिंटरिंग होने के बाद ये ग्राइंडिंग की जाती है जिस शेप में चाहिए होती है। ये टॉप एंड बॉटम ग्राइंडिंग होती है। फ्री प्रोफाइल अगर कुछ मांगे तो वो ग्राइंड होती है, प्रोफाइल अगर कोई मांगी है तो वो ग्राइंड होती है। चैम्फर नेगेटिव लेड भी बनाया जाता है ग्राइंडर पे ही, और पेरीफेरली भी ग्राइंड होती है। बट ये ग्राइंडिंग की इंसर्ट चाहिए होता है तो ग्राइंडिंग भी होती है, अदरवाइज ग्राइंडिंग नहीं होती है। तो ये ग्राइंडिंग और नॉन ग्राइंडिंग दोनों आती है। द रेन फोर्स ऑफ द कटिंग टू कटिंग एज। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, ये सब चीज होने के बाद एक माइक्रो ज्योमेट्री जनरेट होती है। माइक्रो ज्योमेट्री इसलिए जनरेट होती है कि मेटल को कट करने के लिए बिल्कुल शार्प एज यूज नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा कि चाकू से लोहे को नहीं काट सकते, बट छेनी जब बन जाती है तो छेनी की शेप ऐसी हो जाती है
जो उसको काट सकती है। अगर उसको बिल्कुल शार्प कर देंगे तो नहीं कटेगा, आरी से लोहा को नहीं काट सकते ऐसे दबा के, बट छेनी से कट जाता है। उसको डल किया जाता है। डल का मतलब किनारा जो होता है उसको डल किया जाता है, शार्प नहीं रखा जाता है। तो जब ये डल होने के बाद तो मेटल को काट सकता है, इसलिए इसको एज प्रिपरेशन बोलते हैं, इंसर्ट बनने के बाद। एज प्रिपरेशन लाइक इस तरीके की होती है, इसको होल प्रोसेस भी बोलते हैं। जो एच आपको दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू मतलब डिस्टेंस हो गया, एच हाइट कितनी है। तो एज हमारी किस तरीके आती है, ई आर ट्रीटमेंट एज राउंडनेस इज डन बिफोर कोटिंग, कोटिंग करने से पहले की जाती है। द रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू एच डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन, डब्ल्यू एच ए एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग एप्लीकेशन के बनाए जाते हैं। जनरली द ए आर corresponds to the thickness of hair diameter 80 microns. ट्रांसवर्स रैप्चर स्ट्रेंथ, टीआरएस बोलते हैं। टीआरएस मेजर द बेंडिंग स्ट्रक्चर, बेंडिंग फ्रैक्चर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बाइड। टीआरएफ का जो फॉर्मूला होता है, एफ कंपोजिशन माइक्रो स्ट्रक्चर एंड पोरोसिटीज। पोरोसिटी का मतलब कोई खाली होल नहीं होना चाहिए, अगर होल होगा तो टूट जाएगा, पोरोसिटीज को बोलते हैं। एक्सीलेंट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। टीआरएस कार्बाइड को झुकने वाली फ्रैक्चर की ताकत को मापता है, जिससे टूल ऐसे सैकिंग करता है। टीआरएस के लिए जो फार्मूला है, कंपोजिशन कौन सी होती है, सूक्ष्म संरचना और पोरोसिटी। उत्कर्ष गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण। अब आता है आपका फ्रैक्चर टफनेस, मेजर रेसिस्टेंस टू फ्रैक्चर। जो मैंने आपको शुरू में जो पैरामीटर बताए थे उसी से रिलेटेड है, एक फ्रैक्चर आता है उसके अंदर। डिटरमाइन इंटरनल टूल टफनेस, लेस सेंसिटिव देन टीआरएस। स्पेसिमेन साइज एंड ज्योमेट्री, सरफेस फिनिश कितने डिफेक्ट सच एज द पोरोसिटीज। डिपेंड ऑन द कंपोजिशन, मोर कोबाल्ट हायर टफनेस, ग्रेन साइज कोर्स ग्रेन एंड हायर टफनेस। इससे फ्रैक्चर के प्रतिरोध को मापता है। आंतरिक टूल टफनेस निर्धारित करता है कि टीआरएस से कम संवेदनशील, नमूना के साइज और ज्योमेट्रिकल सरफेस फिनिश और छिद्र पोरोसिटी जैसे दोष अगर होंगे तो ये फ्रैक्चर जल्दी होगा। यह इन सब। हेलो। जी सर आ रहा है। ओके ओके नाइस, बीच में ब्रेक हो गया था शायद। फ्रैक्चर के बारे में तो मैंने बता दिया था, अब आता है फ्रैक्चर टफनेस। टफनेस को कैसे चेंज किया जाता है कि फ्रैक्चर टफनेस इंक्रीज एज ए कोबाल्ट परसेंटेज एंड टंगस्टन कार्बाइड साइज इंक्रीज। कैसे इंप्रूव किया जाता है इसको और इसका प्रोसीजर क्या, फ्रैक्चर टफनेस की फोर्स चेक करने का तरीका ये है, और कोबाल्ट कंटेंट कितना होता है इसमें। जैसे जैसे कोबाल्ट परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, ये माइक्रोन जो साइज है 7.5 माइक्रोन्स, 2.8 माइक्रोन्स, 1.5 माइक्रोन्स, ये आपका ग्रेन साइज। इससे फ्रैक्चर जो है आपका टफनेस को मेजरमेंट करने का है। टूल मेटल डिजाइन, excessive heat, abrasive and mechanical force are primary factor into tool wear और टूल फ्रैक्चर। ये अभी जो है टूल फ्रैक्चर के बेसिक कौन कौन से चीज हैं। एक्सेसिव हीट ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी टूल ज्यादा गर्म होगा तो वो क्या होगा, थर्मल डिफॉर्मेशन होगा। थर्मल डिफॉर्मेशन जैसे आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है, ये थर्मल डिफॉर्मेशन होगा, मतलब आपका ऐसा होगा चीज चीज कोई गर्म होके पिघल गई हो। उसके बाद आता है एक प्रेशर डिफॉर्मेशन। प्रेशर डिफॉर्मेशन में जो आपका चीजें टूट जाती दबाव की वजह से। उसके बाद आता है वियर पोर एब्जर्वेशन, केमिकल वियर नचिंग, ये किनारे से जैसे ये ऐसे कट से लग जाते हैं। उसके बाद आता है इंटरप्टेड कट, थर्मल एंड मैकेनिकल साइक्लिंग। तो जहाँ पे इंटरप्टेड कट होते हैं, बार बार कोई स्लोट गड्ढा कुछ हो, उसकी वजह से इंटरप्टेड कट की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, थर्मल मैकेनिकल। थर्मल में गर्म ठंडे की वजह से होता है। सब्सट्रैक्ट प्रॉपर्टी कंसिडरेशन, सॉरी, टर्निंग एंड होल मेकिंग ऑपरेशन।
Turning and hole making operation are similar in that the cutting edge remain in the constant contact with workpiece. टर्निंग और ड्रिलिंग के अंदर हाई स्पीड फिनिशिंग रिक्वायर्ड डिफॉर्मेशन रेसिस्टेंट सब्सट्रैक्ट, ये रिक्वायरमेंट होती है. जनरल पर्पज मशीनिंग रिक्वायर्ड एज द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफॉर्मेशन रेसिस्टेंस एंड एज स्ट्रेंथ. रफनेस ऑपरेशन रिक्वायर्ड बल्क टफनेस. जब रफिंग ऑपरेशन होता है तो टफनेस ज्यादा चाहिए होती है. Substract property consolidation. Milling operation require the cutting edge to heat and cool with each rotation and subject mechanical force to edge. इसलिए टर्निंग की इंसर्ट ड्रिलिंग और ये एक जैसे मेटल के बनते हैं और मिलिंग के जो टूल्स बनते हैं वो अलग बनते हैं. उसका पर्पज क्या है कि मिलिंग ऑपरेशन रिक्वायर द कटिंग एज टू हीट एंड कूल विद ईच रोटेशन. एक बार जो टूल घूमता है तो जो कटिंग कर रहा है वो गर्म होता है, पीछे वाला ऐसा ठंडा हो जाता है. तो गर्म ठंडे की वजह से ये आपका मैकेनिकल फोर्स ज्यादा चाहिए होती है. मिलिंग with this since milling involve thermal and mechanical cycle, the cutting tools is subjected to the thermal mechanical fatigue. Higher cobalt content impart resistance to mechanical fracture. मैकेनिकल फटीग को कम करने के लिए आपको हायर कोबाल्ट इसमें मिलाया जाता है. फिनिशिंग के लिए अलग चीज होती है. फिनिशिंग के लिए होती है फिनिशिंग मिलिंग चूज ए सब्सट्रैक्ट विद द ग्रेन साइज फाइन ग्रेन. ये आपका फाइन है फिनिशिंग के लिए, जनरल पर्पज के लिए, रफिंग के लिए. तीनों के लिए ग्रेन साइज अलग अलग होता है. रफ मिलिंग ऑपरेशन रिक्वायर द स्ट्रेंथ टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट ग्रेड मोर कोबाल्ट एंड लार्ज ग्रेन. कोबाल्ट इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी. कोबाल्ट जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें क्या क्या चीज फर्क पड़ेगा आपको. हायर कोबाल्ट एंड लोअर और नो क्यूबिक कार्बाइड at the insert periphery gives high edge strength, while the bulk with the lower cobalt provide deformation resistance applicable to the broad range of machining. तो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू बताया है. इसमें कुछ अगर अंडरस्टैंड हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे समझ में आएगा चीजें. टूल की मेट्रोलॉजी क्या होता है उसके बारे में बताया है. कोई क्वेश्चन है तो पूछें. कभी कभी सर लोकल इंसर्ट जो है तो बहुत अच्छा जो है तो काम कर जाता है, वहाँ पे जो है तो ब्रांडेड नहीं काम करता है. क्या नहीं करता है? कभी कभी जैसे लोकल इंसर्ट यूज करते हैं तो वो अच्छा लाइफ दे जाता है, और जो ब्रांडेड इंसर्ट होता है जैसे अपना सैंडविक वगैरह का, क्यूसेरा वगैरह का, वो ज्यादा लाइफ नहीं दे पाता. मेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज क्या है मैं बताऊं. दोनों का कॉम्बिनेशन मैच करनी है. सिलेक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप महंगी से मतलब नहीं है, ब्रांडेड से मतलब नहीं है. इसका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए. कौन सा मेटल कट करने के लिए क्या ग्रेड लगाना है वो इम्पोर्टेंट है, और किस पैरामीटर पे चला रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. वो सेम आपका जो प्रॉपर्टीज है वो लोकल में मिल सकती है, ब्रांडेड में मिलती है. वो सब ग्रेड सेम ही है. ऑलमोस्ट ये टेक्नोलॉजी एक ही यूज करते हैं, बट इसका ओवरहेड्स का फर्क पड़ता है. लोकल का मतलब क्या होता है, सस्ती क्यों पड़ती है, ओवरहेड्स नहीं होते उसमें. जो ब्रांडेड कंपनियां होती है ब्रांड का पैसा बहुत लगता है उसमें, तो वो इसलिए महंगी हो जाती हैं. और बनती बहुत दूर है, पर आने जाने में, ट्रांसपोर्ट में, स्टॉक में, डीलर में बहुत सारा उसमें पैसा इसमें एक्स्ट्रा लगता है. हालांकि मेन प्रोडक्ट उतने का होता है, कार्बाइड की वैल्यू वही है. कोटिंग का थोड़ा बहुत प्रोसेस चेंज होता है. कोटिंग की इम्पोर्टेंस इसलिए कि अगर स्मूथ प्रोसेस फॉलो किया है, टेम्परेचर पूरा लगाया है, और जो कोटिंग जो होने वाली है अगर वो सही प्रॉपर यूज किया तो लाइफ अच्छी मिलेगी.